कर रहे हैं उनके लिए जनरल साइंस का आज का टॉपिक है हमारा धातु व अधातु। अधातु, धातु और अधातु के बीच में आज हम पढ़ेंगे अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल, ये दो कंसेप्ट हैं। देखिए धातुओं में प्रश्न किस प्रकार का आता है, या तो इनमें से धातुओं की विशेषता पूछी जाती है या अधातुओं की विशेषता पूछी जाती है, या आपको क्या करेगा एक उदाहरण दे देगा, बताइए ये धातु है या अधातु है, या इनमें वो क्या करेगा धातु और अधातु है कि धातु और अधातु जब मिलते हैं तो कौन से बंध का निर्माण करते हैं, यह प्रश्न इसके अंदर आ सकता है। या इनमें जो अपवाद होते हैं कि मान लीजिए धातुएं विद्युत की सुचालक है तो ऐसी कौन सी धातु है वो विद्युत की कुचालक है, तो इनके बारे में ऐसे प्रश्न है। जैसे अधातु विद्युत की कुचालक होती है तो कौन सी अधातु का रूप विद्युत का सुचालक है, इनके बारे में प्रश्न आते हैं। जो पॉइंट वाइज दिए हुए हैं सीईटी के सिलेबस में उसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी बेस इसमें दिया हुआ है उसको हम लेके चलेंगे न्यू कंसेप्ट क्लासेज, और उन तमाम प्रश्नों को भी लेके के चलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें यह पढ़ना है, यह देखना है कि आखिर धातु है क्या। जैसे मैंने सपोज कीजिए मैं आपके सामने धातु और अधातु की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मैंने जैसे ही यहां एस लगा दिया, मैं पूछूं बताओ प्यारे बच्चों ये धातु है या अधातु है, तब आपके कंफ्यूज आ जाएगा। मैं आपके सामने कहूं बताओ ये धातु है अधातु है, या मैं कहूं आपके सामने ये मैग्नीशियम है ये धातु है अधातु है, तो आप कहोगे सर ये कैसे पहचान करेंगे। बिल्कुल बच्चों ये ट्रिक के साथ हम पहचान करने की कोशिश करेंगे। इन्हें पहचानने के लिए, तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्तमान में मोजले की आवर्त सारणी है या इससे पहले मेडलिप की आवर्त सारणी है वो दी थी, वो हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम बस इनको समझने का प्रयास ही करेंगे, ज्यादा इनके बारे में डिस्कस करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों जो आवर्त सारणी बनती है, यानी हम कह सकते हैं एक शब्द आता है आवर्त सारणी, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। आवर्त सारणी यानी तत्वों को समान गुण धर्म के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो सारणी बनाई गई, यानी इनको व्यवस्थित करने के लिए जो सारणी बनाई इसे आवर्त सारणी कहते हैं। तो पहला ये समझे तत्वों को समान गुण धर्मों के आधार पर क्या होता है, समानताओं के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए जो सारणी बनाई गई थी। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। हम यह बिंदु इसीलिए ला रहे हैं, हम धीरे धीरे धातु और अधातु में प्रवेश करने का, पढ़ने का फैक्ट लेकर आएंगे। इससे पहले यह समझना जरूरी है, 10th क्लास में हम पढ़ते आए थे आवर्त सारणी क्या होती है, तत्वों को समान गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए जो सारणी बनाई वो आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे आधारित है। अब हम आगे इसकी चर्चा करते हैं, यह है क्या, सिर्फ हमें कंसेप्ट समझने के लिए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए एकदम सरल सब्जेक्ट है, और ध्यान रखें प्यारे बच्चों आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो 30 तक आपको तत्व याद रहने चाहिए, इससे ज्यादा आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। 30 एलिमेंट
क्रम वाइज आपको याद रहने चाहिए, इनमें आप धातु और अधातु की आसानी से पहचान कर लोगे। अब देखिए मैं ये इतना सा एरिया हम ले सकते हैं, ये 7 इसमें वर्ग आएंगे, एक वर्ग आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7वां। और इसमें ये ऊर्ध्वाधर कॉलम आएंगे 18, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 15 हो गए, ये 16 हो गए, ये 17 हो गए, ये 18 हो गए। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी है। इसके आधार पर हम इनके वर्गों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से क्या है, और धातु और अधातु के बारे में यहां पर जिक्र करेंगे। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17 और 18। यहां तक आप तैयार हैं। अब आगे क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन, यहां पे आएगा और यहां पर आएगा हीलियम, फिर यहां पर लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, और ध्यान रखें 13 से आएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। और यहां पर आ जाएंगे ये इस प्रकार से हम लिख रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये है क्या, अभी हम समझते हैं। रब से फरियाद, तो देख लीजिए एक बार आप इस आवर्त सारणी को, यह है क्या। अब आप कहोगे सर इसको प्रयास किस प्रकार से करते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये गैप है वो यहां से इसको हटा देते हैं, तो यह एक हमारी क्या बन जाती है, आवर्त सारणी बन जाती है। नीचे इसके एफ ब्लॉक वाली है। अभी आप जनरल साइंस पढ़ रहे हो, इसलिए आपको इतनी इसमें देखने की जरूरत है नहीं। सिर्फ जनरल साइंस का मैटर ही हम इसमें कवर करेंगे, जिससे तो प्यारे बच्चों अब देखिए आपके जो आवर्त सारणी है वो कहां तक जनरल साइंस वालों की आएगी। यहां से लेकर ये एलिमेंट में बना रहा हूं, ये आपके काम आएंगे। इस प्रकार के ये जो एलिमेंट होते हैं वो आपके काम आएंगे। जो यहां पर मैं डार्क कर रहा हूं वो, इनको आप ध्यान रखें। बस इससे ज्यादा आपके जनरल साइंस में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बस यहां तक ही आपका क्या हो जाता है मैटर, और ये एक कभी कभी लाइन पूछ लेते हैं। अब देखिए इनको याद करने का, इसका नाम होता है हलीना की रब से फरियाद। हलीना की
रब से हलीना की, है ली ना की, रब से फरियाद। बिल्कुल आप समझ गए हैं। है का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, Na का मतलब सोडियम, की का मतलब पोटेशियम, रब का मतलब रूबियम, सीजियम और फेरेंशियम। यह आपके काम नहीं है, आपके 30 तक काम आएंगे। यहां पर इसकी जो ट्रिक होती है वो है बेटा, मांगे कार सर पकड़कर बाप, यानी सर जो है वो पकड़कर बाप रोए। क्योंकि इसकी एज अभी कम है, 18 साल से कम है, तो ड्राइविंग करते समय 18 साल की उम्र भी रखी जाती है। इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो ये पता है कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो बेटा का मतलब बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार का मतलब कैल्शियम। और इस प्रकार आपको यहां तक ही याद रखना है प्यारे बच्चों, जो जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखें, इससे ज्यादा आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और यहां पर हम कहें सर इसको क्या याद रखेंगे, इसका नाम होता है प्यारे बच्चों, हम याद रखने के लिए बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। तो यह आपके कंफर्म समझ में आ गया होगा। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम, थेलियम। और काशी गए सब पंडित। यहां पे काशी गए, काशी गए सब पंडित। यहां पर यह है कार्बन, सिलिकॉन, गैलेनियम और ये एसन, और यहां पे लेड आ जाएगा। अब यहां पर इसका क्या होगा, नेपाल, पाकिस्तान, पाक नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन ले लेते हैं क्योंकि इनसे अभी काम निकलवा लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब बीजी, यानी सब बीजी हैं, इनके पास नेटवर्क टावर बहुत हैं। तो नेपाल नाइट्रोजन, पाकिस्तान फास्फोरस, ऑक्सीजन, यहां ओस्मियम आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ये एसबी, और यहां पे बिस्मिथ। आपको क्या करना है, यहां तक ही याद रखना है, मैंने पहले ही बताया था। फिर यहां पर ओ का मतलब है और स्टाइल से टिपो। तो ध्यान रखें, ऑक्सीजन, सल्फर एसई, ये टीआई, और ये हो जाएगा पोलोनियम। तो यहां पर आप समझ गए हैं। एफ का मतलब फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो यह है आपका फॉर्मूला। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां पर एटी लगेगा, एटी। यह है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। बस यही आपको याद करने हैं। यह होते हैं रेडियम, रेडोन होती है गैस, रेडोन। तो ध्यान रखें, सिर्फ धातु और अधातु के अंदर इसका कोई ज्यादा है नहीं। यहां देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आप कहोगे सर इसी कैसे याद रखें, इसका मतलब है सचिन, टी का मतलब तेंदुलकर, वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, यानी कप जीतेगा। तो ध्यान रखें, कुछ ही तत्व हैं जो हमारे काम आएंगे। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, यह तत्व हो गए। अब हम कहेंगे सर इनमें से याद क्या रखना है धातु और अधातु में। तो ध्यान रखें, यह आवर्त सारणी का प्यारे बच्चों, ये जो वाला भाग है वो है बायां भाग, ये जो भाग है वो है दायां भाग। तो समझ गए हैं आप, यह बायां है और ये दायां पक्ष है। तो इसमें तो पाई जाती है, इधर आने वाले तो होंगे आपके धातु, क्या होंगे, धातु होंगे। और इधर आपके जो शब्द आएंगे वो होंगे अधातु। तो यहां पर आप एक बार समझ गए हैं धातु और अधातु क्या होते हैं। अब हम इसको इजी वे में आवर्त सारणी को पढ़ने का प्रयास करते हैं।
कि एकदम आप जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आवर्त सारणी का जो टॉपिक आएगा वो अलग से भी आएगा, वो 11th के बच्चों के लिए रहेगा जिन्हें डीपली हर एलिमेंट को समझाया जाएगा। लेकिन हम यहां पर सिर्फ जनरल साइंस की बात कर रहे हैं, तो एक ध्यान रखें, यहां पर आप इस प्रकार का एक डब्बा बनाकर तैयार रखें। ये आपका डब्बा है, अभी हमने बनाया था, टरकड़ा बन गया ये बिल्कुल। ये ध्यान रखना, ये है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। कहोगे सर ये है क्या? ये है ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो ध्यान रखें, इसको याद रखने का। सुरेश पारिक की जो डियर है उसको उसने बीच में बिठा रखा है, एस पी आ गया, और यह अपनी ट्रक को फर्राटेदार चला रहा है, बहुत ही स्पीड से इस ट्रक को क्या कर रहा है, ये चला रहा है, तेजी से चला रहा है। ड्राइवर है सुरेश पारिक, और अपनी डी को मतलब डियर को इसने बीच में बैठा रखा है, और ये फर्राटेदार चला रहा है यानी तेज चला रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां होता है एफ ब्लॉक, आवर्त सारणी में सबसे नीचे एफ ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक है। ध्यान रखें, यहां पर जो प्यारे बच्चों वो पाई जाती है वो होती है धातु। क्या होती है? धातु होती है। और यहां पर जो पाई जाती है वो होती है अधातु, यानी जो बाएं भाग में होगी वो अधातु, इधर जो अगले भाग में होगी वो होगी धातु। और यही हमारा क्या है, कंसेप्ट है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, क्या करते हैं, धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, यानी हम कहेंगे धातुओं की विशेषता है वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तथा धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर धातुओं के बारे में हमारे पास में आ गया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, धनायन बनाएंगे। अब ध्यान रखना इसकी विशेषता क्या होती है। नंबर 2, ये जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऑक्सीकरण अपचय ने हमें पढ़ा था, ये अपचायिक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? अपचायिक प्रवृत्ति के होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, नोट लगा के ध्यान रखें, लिथियम, जो लिथियम है सबसे प्रबल अपचायिक धातु है, सबसे प्रबल अपचायक धातु है। तो यहां पर भी ये ध्यान रखें कि कौन सा सबसे प्रबलतम अपचायिक धातु है, वो है लिथियम। और यह अपचायिक प्रवृत्ति के होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं। दूसरा यदि हम पॉइंट देखें धातुओं के बारे में, तो इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। नंबर दूसरी विशेषता इसके अंदर आती है धातुओं में, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। आप कहोगे ये होता क्या है? देखिए, आघात का मतलब होता है प्रहार करना, और वर्धनीयता का मतलब होता है आकार बदलना। अर्थात हम कहें कि धातु को पीट कर लंबी चादर बनाना, ये क्या कहलाता है? आघात वर्तनीयता कहलाता है। जैसे ही हमने देखा है लोहार होते हैं, वो लोह को पीट कर उसे लंबा कर देते हैं। जो सुनार है वो सोने के और चांदी के आभूषण इसी प्रकार क्रम में बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा आघात वर्तनीयता का जो गुण है प्यारे बच्चों, वो पाया जाता है एयू में, यानी सोने में पाया जाता है, और सबसे इसके बाद में चांदी में। तो ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जो आघात वर्तनीयता का गुण है वो सोने में होगा, और उसके बाद में चांदी में आघात वर्तनीयता का गुण होगा। आघात वर्तनीयता का मतलब होता है धातुओं को पीटकर लंबी चादर बनाना, आघात वर्तनीयता कहलाता है। नेक्स्ट हमारा धातुओं के बारे में टॉपिक आए तो हम कह सकते हैं तनीयता, यानी धातुओं के बारे में यदि हम देखें तो तनीयता का मतलब होता है तनी। हमने देखा है कि हमारे घरों के अंदर जो तनी लगी हुई होती है वो बहुत लंबी होती है, तो इसका मतलब हो गया धातु से लंबे लंबे तार खींचना। धातुओं से लंबे लंबे तार खींचना क्या कहलाता है? तनीयता कहलाता है। यह भी प्यारे बच्चों क्या होता है? सबसे ज्यादा सोने में
और उसके बाद में चांदी में गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है सबसे ज्यादा। तन्यता का आप समझ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है धातुओं के अंदर सुचालक, यानी चालकता के बारे में, चालकता का गुण। अर्थात क्या होता है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है। अब हम कहें ये शब्द होता क्या है। देखिए सपोज कीजिए ये लोहे का कोई गेट है और यहां पर किसी ने वायरिंग टच कर दी, कोई बिजली का कोई तार जुड़ा हुआ है और आपका हाथ यहां पे पड़ जाता है, तो विद्युत धारा इस प्रकार से चलती हुई आपको झटका महसूस कराती है, तो इसे कहते हैं विद्युत की सुचालकता। अर्थात यानी सुचालक का मतलब होता है सुमाणस। क्या होता है, सुमाणस। दो शब्द होते हैं, एक कुमाणस होता है जो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता, वो कुचालक के रूप में हम जानेंगे। एक सुमाणस जो सुचालक होता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा यानी सुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजरती है, आसानी से गुजरती है। तो प्यारे बच्चों समझ गए। तो एक यहां पे फैक्ट है, धातुओं में जो चालकता का गुण है यानी उसके लिए उत्तरदायी होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखें, धातुओं में चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। यदि यही प्रश्न आता है विलियन के बारे में, विलियन के बारे में चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं आयन। थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे मेरे पास में लवण, जल और सार का जलीय विलियन है, उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं आयन। और धातुओं में विद्युत के प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, चालकता के लिए इलेक्ट्रॉन। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन या आयन। इलेक्ट्रॉन या आयन दोनों ही या कथन ही गलत है, तो यहां आंसर होगा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। तो समझ गए हैं, चालकता के लिए उत्तरदायी विद्युत की सुचालक हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहां ध्यान रखना, दो ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक आप समझ गए क्या होते हैं, कुमाणस जो काम नहीं करता, अर्थात ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को नहीं गुजरने देते हैं, ऐसे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक जो होते हैं, पॉलीमर होते हैं, ये इस प्रकार के हैं। कुचालक के बारे में हम कहें, वे धातुएं जो विद्युत की कुचालक हैं, एक तो होती है Hg जिसे मरकरी भी कहते हैं, मरकरी, और या इसको पारा भी कहा जाता है, वह Pb यानी इसको लेड या सीसा भी कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। तो मरकरी, Hg और Pb और सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यदि हम इसके बारे में देखें तो धातुओं की भौतिक अवस्थाओं के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि धातुओं की भौतिक अवस्था क्या है। तो ध्यान रखिए, धातुओं की भौतिक अवस्था होती है भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था अर्थात भौतिक अवस्था में हम कहें धातु ठोस होती है। कैसी होती है, ठोस होती है। लेकिन एकमात्र ऐसी धातु है यानी अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप इसकी बात कर सकते हैं, पारा यानी Hg द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और ध्यान रखें, तीन ऐसी धातुएं हैं प्यारे बच्चों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको हम कहेंगे लाइक करो ना। जो भी चीज है, जैसे वीडियो है, उसको भी लाइक करो ना कहते हैं। तो ये लाइक का मतलब लिथियम, के का मतलब पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम। ये धातुएं मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो यह समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें हम
चाकू से काट सकते हैं तो वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसी धातु हैं, इतनी मुलायम है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम धातुओं के बारे में देखें तो कौन सा उदाहरण हमारे जहन में आता है, वो है ऐसी कौन सी धातु है जिनका गलनांक बहुत कम होता है, यानी हम कहीं गैलियम, ये परीक्षा में आते हैं प्रश्न, गैलियम व सीजियम, सीजियम, यानी ये सीजियम और ये प्यारे बच्चों गैलियम हो गया। ये क्या होती है, इनका गलनांक कम होने से ये हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। तो प्यारे बच्चों समझ गए हैं कौन सा होगा, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए इन्हें हथेली पर रख दिया जाए तो ये पिघलने लग जाती है, वो है गैलियम सीजियम। बताइए मुझे कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है लाइक, करोना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है, आंसर एक ही होना चाहिए हमारे पास में, पारा और पीबी, यानी Hg और Pb। अब देखिए यहां पर एक शब्द आता है गलनांक। गलनांक का मतलब होता है प्यारे बच्चों गलना। क्या होता है गलना, आप बताओ गलेगा क्या, क्या पानी गलेगा, बेचारा पहले से ही गड़ा हुआ है, मरे हुए को क्या मारे, क्या गैस गलेगी, वो तो दिखती नहीं है, तो हम कहेंगे कैसे गलेगी सर, तो गलेगा कौन, ठोस। तो हम क्या कहेंगे, गलने का मतलब होता है वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव अवस्था में बदलता है, द्रव अवस्था में बदलता है। लेकिन ध्यान रखें उस ताप को गलनांक कहते हैं, यानी वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में बदलता है, यानी द्रव्य में बदल जाता है, उसे कहा जाता है गलनांक। और एक बात याद रखिए, जब कोई ठोस द्रव्य अवस्था में बदलता है, जब तक वो पूरा पिघल नहीं जाता तब तक उसका तापमान स्थिर रहता है, यानी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ताप स्थिर रहता। आप कहोगे सर फिर वो ताप जाता कहां है जब हम उसको गर्म करते हैं। प्यारे बच्चों क्या होता है कि यहां पर ये ठोस है, इसके बीच में ये अवयवी कण क्या करते हैं, आकर्षण बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। मैंने बताया था पदार्थ में 3 ही प्रकार के अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन। तो यहां पर ये अवयवी कण मजबूती से बंधे हुए होते हैं, ये तापमान इसको जाता है और ये अवयवी कणों के बीच में बंध तोड़ने में जो ऊर्जा होती है तापमान की, वो अवयवी कणों के बीच में बंध तोड़ने में खर्च हो जाती है, जिससे ताप स्थिर रहता है। ध्यान रखें यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है तो बदलने के दौरान क्या तापमान में क्या परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आखिर ऊर्जा कहां जाती है, अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बंध होता है उसको तोड़ने में खर्च हो जाती है। तो यहां पर आप समझ गए हैं गलनांक होता क्या है, क्योंकि जो जो पॉइंट आएंगे हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहां पर बिल्कुल आपके यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कौन सी धातु और क्या है। तो एक और कंसेप्ट आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इनमें एक धातुओं में नोट लगाकर भी आप लिख सकते हैं, कौन सी धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। कारण क्या है, यदि हम बात करें तो केरोसिन में किस धातु को डुबा के रखते हैं, ध्यान रखें सोडियम व पोटेशियम को। ये धातुएं इतनी ज्यादा क्रियाशील होती है, यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेती है, इसीलिए इन्हें केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। इसका कारण है इनकी अत्यंत क्रियाशीलता। तो अब नेक्स्ट आता है ध्वनिक, यानी क्या होता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इसका पॉइंट है ध्वनिक। यानी ध्वनिक का मतलब होता है ध्वनि उत्पन्न करना, अर्थात जो धातु होती है उसको में ठोस पदार्थ से, जो ठोस पदार्थ होता है अर्थात हथौड़े से पीटने पर
ये क्या करती है, आवाज उत्पन्न करती है। इसी घटना को ध्वनिक कहते हैं। यानी धातुएं ठोस पदार्थ से टकराकर जो आवाज उत्पन्न करती है, इस घटना को ध्वनिक कहा जाता है। अक्सर हम देखते हैं घरों के अंदर, यदि कोई लोग का कोई पात्र नीचे गिर जाता है, गिलास नीचे गिर जाती है, तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। यदि वहीं पर लकड़ी की वस्तु नीचे गिरे, उसकी आवाज नहीं आती है। कारण क्या होता है, धातु में ध्वनिक का गुण पाया जाता है। यहां पर एक जनरल साइंस का प्रश्न यहीं पे टपकता है कि इसी कारण हमारे विद्यालय में जो घंटी है वो लोहे की बनाई जाती है, क्योंकि धातुओं में ध्वनिक का गुण होता है। नेक्स्ट हमारा जो ये पॉइंट आता है वो यह है कि धातुओं में विदलन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण होता है, विदलन का गुण। तो ध्यान रखें, हमने अक्सर देखा है जब हम किसी लोहे को काटते हैं तो प्यारे बच्चों आपने देखा है लोहे की दो जो कटान बिंदु होता है, ये चमकीली सपाट सतह होती है। चमकीली सपाट सतह, सपाट सतह। यानी धातु को किसी तेज औजार वाले औजार से काटने पर वो दो चमकीली सपाट सतहों में बंट जाता है। इस घटना को विदलन कहा जाता है। तो धातुओं में चालकता किसके कारण से होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से होती है। मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण चालकता होती है। विदलन का गुण धातुओं में पाया जाता है, यानी तेज औजार से काटने पर धातुओं की दो चमकीली सपाट सतह प्राप्त होती है। तो अब देखिए हम धातुओं के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, एक और महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित। अब हम यहां एक शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं धातु। तो देखिए सबसे पहले धनायन, धनायन, धनायन बनाना, पहला फैक्ट हमने समझ लिया। दूसरा आघात वर्धनीयता का गुण इसमें पाया जाता है। तीसरा तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है। चौथा धात्विय विद्युत की क्या होती है, सुचालक। लेकिन ध्यान रखें Hg और Pb क्या होती है, कुचालक। ये Hg Pb क्या होती है, ये दो ही धातुएं ऐसी है जो कुचालक होती है। धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। लेकिन हम कह सकते हैं यहां पर जो पारा है Hg ये होता है द्रव अवस्था में। तो इसको इस प्रकार से भी हम एक ही कंसेप्ट में याद कर सकते हैं। और सोडियम ये जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, लिथियम, सोडियम या पोटेशियम, इन्हें प्यारे बच्चों चाकू से काट सकते हैं, काट सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इसी में से ही हम प्रश्न बनाए तो जो धातुएं होती है गैलियम, यानी गैलियम और सीजियम, ये क्या होती है, हथेली पर पिघलती है, हथेली पर पिघलती है, पिघलती है। अर्थात हथेली पर जैसे ही लेते हैं तो ये पिघल जाती है। देखिए कितना सरल सा टॉपिक आपके बन गया। ये होता है तन्यता। तो ध्यान रखें आघात वर्तनीयता और तन्यता का गुण सबसे ज्यादा जो पाया जाता है एयू में, फिर पाया जाता है एजी में। इसी प्रकार एयू क्या होगा, एजी होगा। तो आपने देख लिया, इस प्रकार से कंसेप्ट को हमें याद करना है। और हम कहेंगे सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में, किसमें डुबो के रखते हैं, केरोसिन में। क्यों रखते हैं, अत्यंत क्रियाशील होती है। ये क्या होती है प्यारे बच्चों, अत्यंत क्रियाशील, क्रियाशील वायु में ये आग पकड़ लेती है। और धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, विदलन का। बस यहां पर हम आसानी से धातु और अधातु के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा अधातुओं में। अब हम कहेंगे रासायनिक जो है, एक बार आप इसको उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह समझने में बहुत ही मददगार साबित होगा। और एक है नेक्स्ट प्यारे बच्चों, धातु में ध्वनिक का गुण होता है जिसे सोरेंस भी कहा जाता है। तो यहां समझ गए हैं। अब रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं हम। तो ध्यान रखें रासायनिक गुणों के अंदर यदि हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, तो धातु क्या होती है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना यह है वायु से अभिक्रिया करके अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है।
धात्विक ऑक्साइड बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। और इस ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है क्षारीय, क्षारीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको जब मैं जल में घोलता हूं तो क्षार बनता है। क्या बनता है? क्षार बनता है। अर्थात इसके जलीय विलयन का, यानी हम कहें तो अब इसके बारे में हम देख सकते हैं, अभी और देखेंगे हम इसके बारे में। तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके, अम्ल व क्षार से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर समझ में आ गया है कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके ये लवण और H2 गैस देते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास में ये आता है, सर ये आखिर ऑक्साइड बनते कैसे हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो ध्यान रखें, धातुएं वायु से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं जिसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। और धातुएं क्या होती है? अम्लों से और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो सबसे पहले हम कहें धातु की वायु से अभिक्रिया, वायु से अभिक्रिया। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से अभिक्रिया है, ये केवल जनरल साइंस वालों के लिए मैटर है, क्योंकि डीपली यदि हमें देखना है तो इनकी और भी अभिक्रियाओं के लिए हम अलग से टॉपिक जारी करेंगे जो 11th और 12th के साइंस में होगा। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, धातु प्लस वायु, तो यहां पे बनता है धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड बनता है। और यह प्रवृत्ति होती है क्षारीय। ध्यान रखें, इसका जो पीएच का मान होगा प्यारे बच्चों वो होगा 7.00, यानी 7 से अधिक। जैसे प्रश्न आ जाता है, जब मैं धातु के धात्विक ऑक्साइड को जब मैं जल में घोल रहा हूं तो उसके विलयन का पीएच क्या होगा? 7 से अधिक। तो वो विलयन कैसा होता है? क्षारीय। आपने देखा है जब किसी विलयन के पीएच का मान 0 से लेकर 6.7 से कम हो तो वो अम्लीय है, 7 होने पर उदासीन होगा, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। अब अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं। जैसे मेरे पास में है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम, और यह वायु से अभिक्रिया करता है, इसका नाम है मैग्नीशियम। यह मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करता है, बनेगा 2MgO, इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। देखिए धातु जब वायु से अभिक्रिया की तो क्या बनाया? धात्विक ऑक्साइड। अब हम कहेंगे इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा कि जब हम MgO को जल के अंदर घोलते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि यहां पर ये H1 इसके पास चला जाता है, ये OH यहां हो जाता है, तो हमारे पास बनता है MgOH2। इस प्रकार से हमारे पास ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, यह होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशिया होता है, जिसका उपयोग हमें पता है प्रति अम्लता में करते हैं, प्रति अम्लता में इसका उपयोग करते हैं, जिसे एंटा एसिड कहा जाता है, एंटा एसिड कहते हैं। इसके पीएच का मान होता है 10। ये बहुत बार पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच का मान कितना होता है। तो यहां आप समझ गए हैं, धातु वायु से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है जिसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। यदि हम इस धात्विक ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्षारक का निर्माण होता है जिसका पीएच 7 से अधिक होता है, अतः हम कह सकते हैं इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। अब नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है, धातु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? तो यहां पर धातु अम्लों से अभिक्रिया करके प्यारे बच्चों क्या बनाती है? लवण और जल बनाती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं धातु की अम्लों से अभिक्रिया। देखिए यहां पर धातु की अम्लों से अभिक्रिया के बारे में बात करें तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके बनाती है लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। क्या देती है? लवण और हाइड्रोजन गैस। किस प्रकार से? सपोज कीजिए हमारे पास में है जिंक, ये HCl से अभिक्रिया करेगा और यहां पर
ये ZnCl2 बना लेता है। क्या बना लेता है? ZnCl2 प्लस H2। इसका नाम तो आप जानते हो, ये जिंक है और ये है आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और ये हमारे पास में है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और ये प्यारे बच्चों क्या है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर आप समझ गए हैं धातु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो ये जिंक ऑक्साइड, ये जो बनता है ये बनता है लवण, और ये हमारे पास में लवण होता है और ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसी प्रकार एक नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। आप कहोगे सर ये सूत्र और समीकरण क्या होते हैं? तो इसके लिए अलग से वीडियो जारी होगा। इसको यदि आप देखते हो तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं और ये अभिक्रियाएं होती क्या है। लेकिन अभी हम धातु और अधातु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करके, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं जिंक, यहां पर ये जिंक धातु है, ये H2SO4 से अभिक्रिया करती है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। और यह प्यारे बच्चों होता है अम्लों का राजा। ध्यान रखें, यह होता है अम्लों का राजा, क्योंकि इससे अनेक लवण बनाए जाते हैं। बनेगा क्या? यहां पर इस प्रकार का ZnSO4 प्लस H2। इसका नाम आप जानते हो जिंक सल्फेट होता है और यह होता है लवण, और यहां पर यह है हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखें, यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। धातु जब अम्लों से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। धातु जब अम्लों से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो प्यारे बच्चों अब हम कहें कि इस गैस का परीक्षण हम किस प्रकार से करेंगे, तो हम कह सकते हैं इसका परीक्षण क्या होता है। एक्चुअल में जब इस गैस को साबुन के विलयन से गुजारा जाता है, और जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास में बन के आई गैस, और यह इस प्रकार गैस आई, ये हाइट, और ये है साबुन का विलयन, ये हमारे पास में साबुन का विलयन है, और इसमें से ये गैस के बुलबुले निकलते हैं। जलती हुई मोमबत्ती जब हम इसके पास में लाते हैं तो यहां पर पॉपिंग साउंड होता है, पॉपिंग साउंड। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह पॉपिंग साउंड का मतलब है यानी फट फट की आवाज। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब इस गैस को साबुन के विलयन में ले जाते हैं तो यह पॉपिंग साउंड की यानी साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं, और जब इनके पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो पॉपिंग साउंड आता है, अर्थात फटफट की आवाज में ये जलने लगती है। ध्यान रखें, हाइड्रोजन जो गैस होती है प्यारे बच्चों वो होती है स्वयं ज्वलनशील, यानी ये खुद आग पकड़ लेती है, और जलाने में सहायक ऑक्सीजन, CO2 बुझाने में सहायक। तीन गैसें आपको याद हो गई होगी। हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील है, तो इसको जब साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं, यहां पर जो उपकरण है उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जैसे ही यह हाइड्रोजन गैस आई बन के साबुन के विलयन में हमने प्रवाहित किया, और जब गैस हमें पता है जल में रहती है, बुलबुले उठते हैं, तो उस बुलबुले के पास में जब जलती मोमबत्ती ले जाते हैं वो पॉपिंग साउंड की तरह जलती है, तो हम कह सकते हैं ये हाइड्रोजन गैस है। तो यहां पर आप इस रिएक्शन को समझ गए होंगे। अब यहां पर हम नेक्स्ट अध्ययन करते हैं कि धातुएं जो होती है वो क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, यानी नेक्स्ट अभिक्रिया है धातु की क्षार से अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया। तो ध्यान रखें वही होगा प्यारे बच्चों, यहां पर जब धातु क्षार से अभिक्रिया करेगी तो यहां पर बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस, सेम बनता है। अब देखते हैं यहां पर क्या होता है कि जो हमारे पास में अब हमारी जो अभिक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एक चीज आती है HCl, एक को तो कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक होता है शुष्क, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड,
क्लोराइड। तो देखिए इसमें अंतर होता है, जब HCl जल से अभिक्रिया कर लेता है तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब HCl शुष्क होती है ये गैस तो बन जाता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ध्यान रखें ये दो प्रकार के होते हैं, यानी इनका फैक्ट है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तब कहा जाता है जब ये HCl गैस जल के संपर्क में आ जाती है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इस कारण अम्ल का मतलब है ये अपने अम्लीय प्रभाव दर्शाएंगे, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लेकिन जब ये HCl शुष्क होती है यानी ड्राई होती है तो ये अपना अम्लीय गुण नहीं दर्शाती, इसलिए इसके आगे अम्ल शब्द नहीं जुड़ता है, केवल हाइड्रोजन क्लोराइड ही होता है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में धातुओं के बारे में था जो हमने आज करेंगे, फिर धातु और अधातु में मेन जो फैक्ट होते हैं, अंतर क्या है उसके बारे में समझेंगे, फिर इनके जो यौगिक हैं उनके बारे में